बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला रब्बि इश्रह ली सदरी व अमरी व यस्सिर ली वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बच्चों, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। इससे पहले हमने डिस्कशन की थी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 की। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में से नहीं है बल्कि सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस को बाकायदा तौर पे हम क्या करेंगे, आगाज़ करेंगे। तो इससे पहले कि हम लेक्चर शुरू करें, चंद एक बातें करने के बाद इंशाल्लाह बाकायदा तौर पे हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप लोगों को कि आपने फर्स्ट ईयर के जो पेपर हैं वो दे लिए हैं और अब आप लोग सेकंड ईयर में आ चुके हैं। तो सेकंड ईयर की बायोलॉजी और फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में हम देखेंगे फ़र्क क्या है, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। और दूसरा, जैसे मैंने आपको पहले भी बात की थी कि जो हार्ड वर्किंग है, ख़ास तौर पे एफएससी में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। आपने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए तो आपको आइडिया हो गया होगा कि एफएससी में ख़ास तौर पे हमें कितनी मेहनत की ज़रूरत होती है और हमने कितनी मेहनत की है। अब जो हो गया वो तो हो गया। नेक्स्ट ईयर आप इस अज़म के साथ अपने सेकंड ईयर को आगाज़ करेंगे, सेकंड ईयर का आगाज़ करेंगे। जो पिछली कमी कोताहियाँ हैं वो इंशाल्लाह आप लोग सेकंड ईयर में क्या करेंगे, उनको पूरा करेंगे और अपनी दिल जमी के साथ और मुसलसल मेहनत के साथ इंशाल्लाह क्या करेंगे, अपने जो सेकंड ईयर के जो लेक्चर्स हैं, सेकंड ईयर की जो बुक्स हैं, उनकी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। मेहनत बहुत ज़रूरी है, मेहनत करें चाहे देर से करें, क्योंकि आपको पता है जो आपके दायरा साइकिल में लोग हैं उनकी आपसे क्या होती हैं, उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। तो उम्मीद, मैं पहले भी मैंने इस पे बात की थी कि उम्मीदों के टूटने का इंसान को दुख बहुत ज़्यादा होता है। तो वो उम्मीदें आपने नहीं टूटने देनी। अपने माँ बाप की उम्मीदें हैं, आपके दायरा साइकिल में जो आपके अहल वयाल हैं उनकी जो आपसे उम्मीदें हैं, वो उम्मीदें तब भी नहीं टूटेंगी जब आप मेहनत करेंगे। तो मेहनत एक ऐसी सोने की चिड़िया है जो आपको बुलंदियों तक ले जाएगी। तो एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके बाद हम बाकायदा तौर पे अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो याद करने वाली हैं, स्कैम करने वाली ज़्यादा चीज़ें हैं, जिनको आप कह सकते हैं रट्टा सिस्टम ज़्यादा है। लेकिन सेकंड ईयर बायोलॉजी के अंदर आप लोग देखेंगे कि ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो उतनी ज़्यादा याद करने वाली नहीं हैं। याद तो आपने करनी है, उनको भी करना ही है, लेकिन जो कंसेप्ट है चीज़ों का वो फर्स्ट ईयर की निस्बत सेकंड ईयर में बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है। सेकंड ईयर में चीज़ें ज़्यादा कंसेप्चुअल हैं एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर। तो आपने क्या करना है, तो यही बात मैं आपसे दोबारा करूंगा, मेहनत के साथ और वक्त के साथ साथ। और क्या करना है, अपनी जो बुक्स हैं फर्स्ट ईयर है को तो आपने कर लिया है, अब आपके पास सेकंड ईयर है। तो सेकंड ईयर में आप अपनी जो मेहनत है वो कंटिन्यूसली करते रहेंगे और वक्त के साथ साथ करते रहेंगे। तो एट द एंड इंशाल्लाह आप लोगों को जो आपकी सेकंड ईयर की जो बुक्स हैं वो सारी आती होंगी। तो कंसेप्ट के साथ चीज़ों को आपने सीखना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी इन बातों पर अमल करेंगे और आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह मुझे ये जो मैंने काम स्टार्ट किया है इसमें बरकतें अता फरमाए और इसको मुकम्मल तौर जल्दी से जल्दी जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो सिलेबस है वो ख़त्म करने की तौफीक अता फरमाए। तो हम बाकायदा तौर पे अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में से नहीं है बल्कि सेकंड ईयर बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है, पहला चैप्टर, या इसको आप कहेंगे सेकंड ईयर का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है होम्योस्टेसिस, चैप्टर नंबर 15 है। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जो बुक में चीज़ें बताई हुई हैं उनको ही हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके साथ उनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसमें देखेंगे कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है जो कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो सकता है, कंसेप्चुअल बेस्ड हो सकता है या नॉलेज बेस्ड हो सकता है। क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर की बायो की जब पेयरिंग स्कीम देखी थी तो सामने ये चीज़ें लिखी हुई थी क्वेश्चन के। तो काफ़ी स्टूडेंट ने उस वक्त पूछा सर ये के क्या है या यू क्या है। तो आइए हम बकायदा तौर पे अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जी होम्योस्टेसिस की। किसकी बात करते हैं? होम्योस्टेसिस की। होम्योस्टेसिस का क्या मतलब है, ये सबसे पहले आपने समझना है। अगर हम इसकी टाइमोलॉजी देखें, होम्यो एक लफ्ज़ है और स्टेसिस दूसरा लफ्ज़ है। तो होम्योस्टेसिस दो लफ्ज़ों पे मुश्तमिल है, होम्यो और स्टेसिस। होम्यो का मतलब होता है सेम और स्टेसिस का मतलब होता है मेंटेन या इक्विलिब्रियम। तो अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, द प्रोटेक्शन
of internal environment from the harms of fluctuations in the external environment is termed as the homeostasis। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। किससे? हार्म से। हार्म किसको बोलते हैं? नुकसानात जो होते हैं किसकी वजह से हो रहे होते हैं? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से हो रही होती हैं, क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर फ्लक्चुएशन आ रही होती हैं। फ्लक्चुएशन क्या होती हैं? तब्दीलियां होती हैं, चेंजेस जो होती हैं, उनको देखते हुए क्या करते हैं ऑर्गेनिजम्स अपने जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको होम्योस्टैसिस बोलेंगे। अब इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है और इसके साथ हम देखेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है। ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर जो बॉडी का इंटीरियर इन्वायरमेंट होता है, द इन्वायरमेंट विच इज द इंटीरियर ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल इन्वायरमेंट। जो बॉडी का अंदर वाला माहौल है उसको आप क्या बोलेंगे? इंटरनल इन्वायरमेंट। लेकिन जो बॉडी से बाहर माहौल है, एक जानदार है, उसका जो सराउंडिंग है, वो जो माहौल है उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। द इन्वायरमेंट इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव आर कॉल्ड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करें, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और इसके जो कंपोनेंट्स हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट फ्लैक्चुएट, ये मुसलसल तब्दील होते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा इन दिनों में गर्मी बढ़ रही है, तो गर्मी का जब ये सीजन गुजर जाएगा तो फिर सर्दी शुरू हो जाएगी, तो ये तब्दील होता रहता है। कौन सा? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब ये कंटिन्यूसली मुसलसल चेंज होता रहता है, लेकिन द ऑर्गेनिजम्स जो जानदार हैं वो क्या करता है? रेजिस्ट करता है, मुजामत करता है दी चेंजेस, इन चेंजेस के खिलाफ, एंड ट्राई और कोशिश करता है टू कीप रखने के लिए इट्स ऑन अपना इंटरनल अंदरूनी फ्लक्चुएशन विद द नैरो रेंज। जो उसका इंटरनली माहौल है उसको वो क्या करता है? उसके अंदर भी ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस हैं उनको बाकायदा तौर पे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की चेंजेस को देखते हुए इंटरनल इन्वायरमेंट को जो चेंजेस हैं उनको एक नैरो रेंज के अंदर रखता है, जो क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं इंटरनल इन्वायरमेंट को। किससे? फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब वो जो तब्दीलियां करता है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो चेंज होता रहता है, तो वो ट्राई करता है, कोशिश करता है कि अपने जो बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको एक रेंज के अंदर क्या करे? मेंटेन करे, रखे। तो वो क्या, इससे क्या होता है कि जो माहौल में जो तब्दीलियां आती हैं, जो फ्लक्चुएशन आती हैं, उनसे वो क्या हो सकता है? बच जाता है। अब मोस्टली जो ससेप्टिबल कंपोनेंट हैं, ससेप्टिबल कंपोनेंट कौन से कंपोनेंट? वो होते हैं जो इजीली, ससेप्टिबल का मतलब क्या होता है? आसानी से जो कंपोनेंट होंगे। ससेप्टिबल का मीन क्या हुआ? इजीली, मोस्ट इजीली अफेक्टेड कंपोनेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। जो इंटरनल इन्वायरमेंट के बड़े आसानी से जो इफेक्ट हो जाते हैं, जो कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं? एक वाटर है, एक साल्ट है, और दूसरा क्या होगा? टेम्परेचर। ये वो कंपोनेंट है जो किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर मौजूद हैं और ये बड़े आसानी से क्या हो जाते हैं? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की फ्लक्चुएशन से क्या हो जाते हैं? अफेक्टेड हो जाते हैं। अब ये जो कंपोनेंट हैं, इन कंपोनेंट को कैसे कंट्रोल करते हैं? कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो 3 डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म हैं इस चैप्टर के अंदर। पूरे चैप्टर के अंदर इन तीनों मैकेनिज्म को ही हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ये वो मैकेनिज्म है जिनके जरिए बॉडी क्या करती है? अपने जो ससेप्टिबल कंपोनेंट है उनको क्या करती है? कंट्रोल करती है, मेंटेन करती है। एक एक करके हम इन कंपोनेंट को भी देखते हैं। सबसे जो पहला कंपोनेंट है ऑस्मो रेगुलेशन। अब ये भी 2 लफ्ज हैं, ऑस्मो और रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेन करना, ऑस्मो का मतलब होता है वाटर और साल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर इन्वायरमेंट के मुताबिक अगर करता है तो वो क्या कर रहा है? कौन सा प्रोसेस कर रहा है? वो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस कर रहा है।
अब इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या डेफिनेशन होगी? द मैकेनिज्म्स ऑफ रेगुलेशन जनरली बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स इन्वायरमेंट ऑफ सल्यूट एंड गेन एंड लॉज ऑफ वाटर। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा मैकेनिज्म जो क्या करता है, मेंटेन करता है आमतौर पे जानदार और उसके माहौल के दरमियान किस चीज को, साल्ट और जो गेन एंड लॉज ऑफ वाटर है, इसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। ऐसे मैकेनिज्म को थर्मो ऑस्मो रेगुलेशन बोला जाता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन में बॉडी क्या करती है, साल्ट की कंसंट्रेशन और वाटर की कंसंट्रेशन को क्या करती है, मेंटेन करती है। तो इसके बाद जो दूसरा मैकेनिज्म है वो कौन सा है जी, थर्मो रेगुलेशन। अब थर्मो रेगुलेशन भी अगर इटाइमोलॉजी देखें तो दो लफ्ज हैं, कौन कौन थे? एक है थर्मो और दूसरा है रेगुलेशन। अब आपको थर्मो का मतलब पता चल चुका होगा, नाम से जाहिर है। थर्मो का मतलब क्या होता है, थर्म टेम्परेचर, हीट से निकला है। और रेगुलेशन क्या होता है, मेंटेन। अब इसमें बॉडी क्या करती है, इसमें जिस्म क्या करता है, इसमें कोई जानदार क्या करता है, अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, द मैकेनिज्म्स ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज। ऐसा मैकेनिज्म जिसके अंदर क्या करती है, कोई भी जिस्म अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको एक टॉलरेबल रेंज के अंदर रखता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, आप लोगों ने सुना होगा 37 है, लेकिन 37 जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, बल्कि वो एक नैरो रेंज के अंदर है। 36.1 सेंटीग्रेड से 37.8 सेंटीग्रेड तक, इतने टेम्परेचर के अंदर ये जो चेंजेस हैं बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर, टेम्परेचर की भी जो चेंजेस आती रहती हैं। तो ये थर्मो रेगुलेशन था। तो इसमें हमने सिर्फ किसकी बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे। तीसरा मैकेनिज्म जो ससेप्टिबल बात करते हैं कि जो होम्योस्टेसिस के लिए जरूरी है, वो कौन सा है, एक्सक्रीशन। अब देखें जो भी जानदार जो फूड लेता है, ओबियसली उस फूड में से जो जरूरी चीजें होती हैं उसको जब वो बॉडी उसको इनटेक कर लेती है, ले लेती है, तो जब कोई भी रिएक्शन होता है या बॉडी के अंदर कोई भी काम होता है तो ओबियसली उसके कुछ ना कुछ वेस्ट होते हैं। उन वेस्ट को भी बॉडी उनको अकोमोडेट नहीं कर सकती, उनको उन वेस्ट से भी बॉडी को छुटकारा चाहिए होता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या करती है, कोई भी जिस्म, कोई भी एनिमल, कोई भी जानदार अपनी बॉडी के जो वेस्ट को एक्सक्रीट करता है, अपने माहौल में खारिज करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। सॉरी। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, द मैकेनिज्म्स ऑफ विच इलिमिनेट का मतलब होता है खारिज करना, नाइट्रोजीनियस वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब ऐसा मैकेनिज्म जिसके जरिए क्या करता है, कोई भी जिस्म अपने वेस्ट को, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से एक्सक्रीट करता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। अब डिफरेंट तरह के मेटाबॉलिक वेस्ट हो सकते हैं। जो मेन मेटाबॉलिक वेस्ट है जिनको हमने इसी चैप्टर के अंदर हमने इंशाल्लाह डिस्कस भी करना है, वो कौन कौन से हैं, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, इसके अलावा क्रिटाइन है, क्रिटिनाइन है, हाइपोजेंथिन है, और डिफरेंट तरह के मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जो डिफरेंट तरह के जानदार क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। तो इंशाल्लाह जब हम इनको डिस्कस करेंगे तो उन मेटाबॉलिज्म को, उन वेस्ट को भी जरूर डिस्कस करेंगे। दूसरा हमने टॉपिक चैप्टर कौन सा शुरू किया है, होम्योस्टेसिस का। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन के साथ बाद दफा इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन होम्योस्टेसिस, राइट्स, इट्स इंपॉर्टेंस। इसकी अहमियत भी लिखें। तो इसकी अहमियत क्या है उसको हम देखते हैं। होम्योस्टेसिस की वजह से क्या होता है, किसी भी जो इंटरनल इन्वायरमेंट की जो कंडीशन है वो एक नैरो रेंज के अंदर क्या होती है, मेंटेन करती है बॉडी। तो पहले अगर होम्योस्टेसिस की जो इंपॉर्टेंस है उसकी बात करें, कीप इंटरनल फ्लक्चुएशन इन अ नैरो रेंज, एक नैरो रेंज के अंदर एज कंपेयर टू एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस विद वेरियस कंट्रोल सिस्टम। बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के कंट्रोल सिस्टम है, उन कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए बॉडी क्या करती है, जो इंटरनल फ्लक्चुएशन हैं, जो अंदरूनी तब्दीलियां हैं, उनको एक खास रेंज के अंदर रखती है अपने वेरियस कंट्रोल सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए। अब ये जो कंट्रोल सिस्टम है इसको भी इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रिक्वायरमेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, क्या चीज, होम्योस्टेसिस, जो क्या करती है, कंपेल करती है, मजबूर करती है
कंपेल द अडेप्टेशंस इन द कॉन्स्टेंट चेंजिंग कंडीशन। अब ये जो कॉन्स्टेंट चेंजिंग कंडीशन है, ये इसको देखते हुए जो बॉडी की जो इंटरनल कंडीशन है, ऑर्गेनिज्म क्या करता है उसको मेंटेन करने के लिए कुछ सॉरी अडेप्टेशन करता है। और ये फिर अडेप्टेशन क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है किसके अंदर, एवोल्यूशन के अंदर। क्योंकि इसकी वजह से फिर क्या होती है, एवोल्यूशन। और एवोल्यूशन को आपने फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर में भी पढ़ा होगा। एवोल्यूशन क्या होता है, ग्रेजुअल चेंज इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस इस तरह से होंगे क्योंकि हेमियोस्टेसिस भी एवोल्यूशन में क्या करेगी, अहम किरदार अदा करेगी। अब ये जो हेमियोस्टेटिक कंट्रोल सिस्टम है, हेमियोस्टेटिक कंट्रोल सिस्टम, ये कंट्रोल सिस्टम किसी भी इंडिविजुअल के अंदर मौजूद हो रहा होता है। इंडिविजुअल आपको पता है किस तरह से बनता है, ऑर्गन सिस्टम से बनता है। ऑर्गन सिस्टम किससे बनता है, ऑर्गन से बनता है। ऑर्गन किससे बनते हैं, टिश्यू से बनते हैं। और टिश्यू किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं। तो ये जो कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम एट सेल लेवल, एट सेल लेवल क्या करेगा, कीप करेगा फ्लक्चुएटिंग, जो तब्दील होता हुआ, जो फ्लक्चुएशन है, जो तब्दीलियां हैं उनको इन आ नैरो रेंज, एक खास रेंज के अंदर, इन इंटरनल एज कंपेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब ये एक सेल मैंने ड्रा कर दिया है। इसके अंदर अगर हम वाटर की बात करते हैं, आपको नजर भी आ रहा होगा, तो ये इंडिविजुअल की बात नहीं बल्कि हमने इम्यून की बात कर रहे हैं कि ये जो कंट्रोल सिस्टम है ये सेल लेवल पे मेंटेन कर रहा होता है। एक सेल के अंदर होगा, इसी तरह से डिफरेंट तरह के सेल में होगा, फिर टिश्यू में होगा, फिर ऑर्गन में, फिर ऑर्गन सिस्टम में, और रिजल्टेंट क्या होगा, पूरे के पूरे इंडिविजुअल के अंदर ये होम्योस्टेसिस हो रही होगी। मसलन अगर सेल के अंदर जो वाटर का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, वाटर का लेवल क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो सेल के अंदर जो वाटर का जो लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जो सेल वाटर का जो लेवल है उसको हाई लेवल पे ले आएगा। और जब वाटर की कंसंट्रेशन सेल के अंदर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वाटर का जो लेवल है सेल के अंदर, वाटर का जो लेवल है वो लोअर लेवल पे होगा। तो वो बॉडी को हायर, जब वाटर की तादाद सेल के अंदर ज्यादा होगी या अमाउंट जो ज्यादा होगी, तो उस वक्त जो वाटर जो है वो हायर लेवल पे होगा, वो उसको सेल से वो बाहर क्या करता रहेगा, निकालता रहेगा, और बॉडी जो सेल को फ्लडिंग से बचाएगा। फ्लड क्या होता है, सेल के अंदर पानी का ज्यादा आ जाना, सेल के अंदर जैसे आपने सुना हुआ सैलाब का आ जाना, तो सेल के अंदर अगर वाटर ज्यादा हो गया तो सेल के अंदर क्या हो जाएगी, फ्लडिंग हो जाएगी। तो फ्लडिंग से बचाने के लिए उस वक्त फिर सेल अपने अंदर जो चेंजेस लेके आता है वो क्या करता है, वाटर का जो लेवल है उसको क्या कर देता है, हाई कर देता है। इसी तरह से जब वाटर का लेवल सेल के अंदर लो होगा तो वाटर लेवल को वो क्या करेगा, लो लेवल पे रखेगा, जिसकी वजह से जो सेल में से वाटर निकलने का जो खदशा है या जो डिहाइड्रेशन का जो खदशा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरह से ये जो अडेप्टेशन है, ये जो अडेप्टेशन है, ये किसी भी इंडिविजुअल को क्या करती हैं, फील क्या करती हैं, फील फ्री, किसके लिए, फॉर नॉर्मल बॉडी कंडीशन। नॉर्मल बॉडी कंडीशन के लिए वो क्या कर देती हैं, ये फ्लक्चुएशन, ये जो तब्दीलियां, ये जो अडेप्टेशन है, ये उसको क्या बनाती हैं, नॉर्मल बनाती हैं। तो ये हमने आगाज किया था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बायोलॉजी का। तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो सुन लें दोबारा। पहला शॉर्ट क्वेश्चन तो ये है कि डिफाइन हेमियोस्टेसिस, राइट इट्स इंपॉर्टेंस। तो इसमें इसकी आप क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, तो आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा। और ये आपके पास दो इसकी इंपॉर्टेंस हैं, इन दोनों में से आपने कोई एक भी लिख दें या दो लिख दें तो आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और तीसरा, जो मेन इंपॉर्टेंट तीन तरह की डेफिनेशन है या कह लें वो कौन कौन से मैकेनिज्म है, कंपोनेंट हैं, या जिनके जरिए बॉडी अपने कंपोनेंट को मेंटेन करती है। ये ऑस्मो रेगुलेशन भी एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, थर्मो रेगुलेशन भी एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, एक्सक्रीशन भी एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। और इसमें जो कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो यही है कि कैसे होम्योस्टेसिस एवोल्यूशनरी प्रोसेस की वजह बनती है। तो इसमें जो होम्योस्टेसिस की जो दूसरी इंपॉर्टेंस है वही इसका आंसर होगी, और ये बॉक्स के अंदर बकायदा तौर पे बात लिखी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस लेक्चर की समझ लगी होगी। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो वो कमेंट सेशन में पूछ सकता है, तो इंशाल्लाह उसको आंसर उसका कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।